क्योंकि स्कूल की 3 बच्चियां, 3 लड़कियां, तीनों पोखरा घूमने गई और बारी बारी से इनकी लाश मिल रही है। इसी दौरान में कई लोगों ने पुलिस तक बात कही, तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इन तीनों लड़कियों को आखिरी बार इस आर्मी कैंप के पास देखा था जो नेपाल की। अब मामला ये उठा कि कहीं इसमें आर्मी का हाथ तो नहीं। कुछ ने कहा कि आखिरी बार आर्मी कैंप के पास थी और उसके बाद वो अंदर से वापस ही नहीं आई। तो अब यहां पे भी सवाल, देश की आर्मी, सेना पे सवाल उठ रहे थे, बट कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान में अचानक इन 3 लाशों के मिलने और अब मीडिया में, अखबारों में खबरें छप रही थी लगातार, फ्रंट पेज पे नेपाल की हर जगह, क्योंकि 3 लड़कियां, उनके साथ रेप और मर्डर का मामला था और नेपाल में ऐसे विभत्स क्राइम बहुत कम होते हैं, तो उनके लिए और भी अजीब था। तो इन 3 लाश के मिलने के बाद एक रोज अचानक एक विटनेस जो कहता है कि मैं गवाह हूं और मैंने क्या क्या देखा है, वो सामने आता है, मीडिया में उसकी बातें आ जाती हैं। इस गवाह का नाम था चूड़ामणि अधिकारी। ये एक फॉरेस्ट अफसर था। जब उसके बयान होते हैं तो फिर पुलिस अखबार में उसे बुलाती है एक विटनेस के तौर पर। वो आता है और वो बताता है कि मैंने देखा था, और वो जो बयान देता है वो ये देखा कि ये तीनों लड़कियां वहां उतरी थी, सेतु नदी के किनारे गई थी, सेती नदी के, और वहां पे कुछ लड़के थे जो इनके साथ छेड़खानी कर रहे थे, और फिर उन्हीं लड़कों ने इन तीनों लड़कियों को पकड़ लिया था। उसके बाद वो लोग वहां से निकल गए, आगे मैंने देखा नहीं, और शायद फिर उन्होंने ये रेप और मर्डर किया है। अब उसके इस बयान की कुछ खबरें मीडिया में आ गई, मीडिया में तूफान मच गया। अब पुलिस ने भी कहा कि अगले दिन अधिकारी को बुलाया कि आप अपना पूरा स्टेटमेंट जो है वो आप दर्ज करेंगे। अभी तक मामला यह था कि चलो एक विटनेस मिला, केस खुलेगा। जिस दिन नेक्स्ट डे बुलाया था अधिकारी को पुलिस ने, अगले दिन अधिकारी नहीं आता, बल्कि इस पूरे केस के इकलौते चश्मदीद चूड़ामणि अधिकारी की लाश मिलती है। 3 कत्ल, एक चश्मदीद और उसकी भी मौत। पुलिस कहती है कि अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है। पोस्टमार्टम होता है, पुलिस की थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि अधिकारी के जिस्म पर एक इतना बड़ा सुराख मिला जो एक कॉइन के साइज का होता है, सिक्के के साइज का। उसकी लाश काली पड़ चुकी थी, ब्लैक थी, ऐसा लग रहा था उसे पॉइजन दिया गया। रस्सी से उसके हाथ वाथ बंधे हुए थे, अंगूठा टूटा हुआ था, और लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी। अब सवाल यह था कि 3 लड़कियों की मौत का इकलौता चश्मदीद, और पुलिस ने उसे नेक्स्ट डे बुलाया। उसने पुलिस को पहले बयान भी दिया, कुछ मीडिया में भी खबरें आई, और अचानक कब उसकी मौत हो जाती है, यानी उसका कत्ल हो जाता है। पुलिस क्यों कहती है बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए कि वो सुसाइड किया उसने, जबकि बात यह थी कि उसका कत्ल हुआ था। अधिकारी का कातिल कौन हो सकता था? वही जो इन तीनों लड़कियों का कातिल या रेपिस्ट था, क्योंकि उसे मालूम था अधिकारी के बयान से केस खुल सकता है। अब ये मामला धीरे धीरे वहां के जो क्राइम रिपोर्टर और बाकी लोग हैं वो इसके पीछे पड़े, केस चलता रहा। धीरे धीरे उंगलियां उठनी शुरू हुई नेपाल राजशाही परिवार की तरफ। जो तार जुड़ने शुरू हुए और कुछ जो प्रूफ मिले, उस प्रूफ में यह था कि उस जून 1980 में जब ये तीनों लड़कियां नमिता, सुनीता और नीरा पोखरा पहुंची थी उस नदी के किनारे, तो वहां कुछ लड़के थे जिन्होंने छेड़खानी की थी, और इनमें से 4 का रिश्ता नेपाल की रॉयल फैमिली से था। और वो 4 कौन थे? जो नाम आए, प्रिंस धीरेन्द्र पहला नाम, पहला सस्पेक्ट, जो कि उस वक्त के राजा बीरेंद्र के भाई, और उसके बाद जो ज्ञानेंद्र बना राजा उसका भी भाई। तो पहला नाम प्रिंस धीरेन्द्र का आया, राजकुमार धीरेन्द्र का, जो कि उस वक्त के राजा का भाई था। दूसरा नाम आया उदय शमशेर का, और उदय शमशेर जो था, ये जो ज्ञानेंद्र उस वक्त की राजा थी, क्वीन थी, उनका भाई। क्वीन का नाम था कोमल। तीसरा नाम आया नीर शाह का। नीर शाह वहां का एक वेल नोन फिल्म डायरेक्टर था और एक्टर भी, और रॉयल फैमिली के बड़ा क्लोज था, क्योंकि रॉयल फैमिली में उसकी दूर की रिश्तेदारी थी, उसके कुछ रिश्तेदारों की शादी रॉयल फैमिली में हुई थी। और चौथा नाम जो आया वो था एक विनोद शंकर श्रेष्ठ। ये वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और काठमांडू में इसके बहुत अच्छे अच्छे होटल थे। तो 4 लोग उस दिन, जिस दिन ये तीनों लड़कियां गायब हुई, उनकी मौजूदगी की बात आई थी। पहला प्रिंस धीरेन्द्र, जो उस वक्त के राजा का भाई। दूसरा उस वक्त की जो रानी थी, राजा की पत्नी, उनका भाई। तीसरा फिल्म डायरेक्टर नीर शाह, और चौथा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, होटलायर,
जिसका नाम था विनोद शंकर श्रेष्ठ। अब जब ये नाम धीरे धीरे आए तो शाही परिवार भी उस वक्त उसको समझ में नहीं आया कि क्या करें। जांच चलती रही। 80 से होते होते 2001 आ गया। 21 साल गुजर गए। इस केस में कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस दौरान में ये हुआ कि पुलिस ने पोखरा के उस स्पॉट पे जहां से ये तीनों लड़कियां उस नदी के किनारे, सेती के किनारे से गायब हुई थी, स्पॉट पे जाने पे रोक लगा दी। जो विटनेस थे या बाकी जो लोग थे उनसे मिलने पे रोक लगा दी। धमकियां मिलनी शुरू हो गई वहां के जर्नलिस्ट को, इस स्टोरी को कवर ना करे इसके लिए धमकी दी जाने लगी। और 80 से, और इस दौरान में जो पुलिस वाले थे उनका ट्रांसफर करके, कहते हैं एक शाही परिवार का खास था, उसको वहां सीडीओ बना के भेज दिया गया चार्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाद में फिर हेरफेर की गई। ये सारी चीजें चलती रही। 21 साल गुजर गए। अब आता है जून 2001। जून 2001 नेपाल के शाही महल में शाही परिवार का कत्लेआम। जो राजा वीरेंद्र थे उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। और ये कहानी मैंने आपको इसी कहानी के एपिसोड में सुनाई, आप वहां सुन सकते हैं। तो पूरे नेपाल के शाही परिवार का कत्लेआम हो जाता है। और इस कत्लेआम के बाद जो बचता है, जिसे राजा बनाया जाता है, वो कोई और नहीं, ज्ञानेंद्र था। तो वीरेंद्र की मौत के बाद, कत्लेआम के बाद, ज्ञानेंद्र को वहां का राजा बनाया जाता है। और इसी ज्ञानेंद्र का वो भाई था जो पहला सस्पेक्ट था, प्रिंस धीरेंद्र। अब ज्ञानेंद्र राजा बन गया जून 2001 में। राजा बनने के ठीक 10वें दिन ज्ञानेंद्र, नेपाल का राजा जिसके हाथ में अब सारी शक्ति, पावर, जिसके हाथ में पुलिस, सेना, सब, तो राजशाही और राजा बनने की शपथ लेने के बाद नेपाल के शाही गद्दी पर बैठने के 10वें दिन ज्ञानेंद्र एक ऑर्डर पास करता है और कहता है कि सुनीता, नमिता और नीरा मर्डर केस की जांच को बंद कर दिया जाए। अब एक राजा का हुक्म, गद्दी पे बैठने के 10वें ही दिन ये फरमान, और इसके बाद ये फरमान लागू किया जाता है। और जून 2001 में ये फरमान दिया गया। पहले तो उसी वक्त जांच रोक दी गई और ऑफिशियली 2003 में नेपाल की पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि इस केस में हमने तमाम जांच की, सब कुछ किया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कातिल कौन है। और इस तरीके से सुनीता, नमिता और नीरा मर्डर केस एक अनसुलझा केस रहा। आज 41 साल हो गए हैं। आज भी इनका कातिल कौन, क्यों, कैसे, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। हालांकि पूरे नेपाल में ये आज भी सरगोशियां होती हैं, लोग बात करते हैं और उन्हें मालूम है। जो पुलिस की डायरी थी शुरुआती, कुछ लोगों के हाथ लगी, कुछ लोगों ने किताब भी लिखी, उसमें सीधे सीधे इन तीनों लड़कियों के कत्ल के लिए शाही परिवार से जुड़े 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन उसके बावजूद यह केस अनसॉल्व रहा। अब राजा ज्ञानेंद्र के बाद राजशाही फिर बाद में नेपाल से खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी आती है, वहां नई चुनी हुई सरकार आती है। और उसी चुनी हुई सरकार के आने के बाद अब वहां से एक बार फिर इतने सालों बाद मांग उठाई जाती है कि सुनीता, नमिता और नीरा मर्डर केस की फिर से जांच कराई जाए और पता किया जाए कि इसके पीछे कातिल कौन है। क्योंकि शाही परिवार की तरफ ही पूरे नेपाल के लोगों को यकीन है कि इस कत्ल के पीछे शाही परिवार का हाथ है, उनके लोगों का हाथ है, प्रिंस का हाथ है। लेकिन कुछ हुआ नहीं। 41 साल बीत गए। आज भी नेपाल के सबसे चर्चित, सबसे अनसुलझे, अनसॉल्व केसेस में यही केस है। और इसकी जो कहानी अलग अलग किताबों की शक्ल में, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की शक्ल में सामने आई, वो यही थी कि तीनों लड़कियां जब वहां पहुंची तो वहां पे ये लोग थे, ये ताकतवर लोग थे, क्योंकि नेपाल राजशाही परिवार का प्रिंस खुद वहां मौजूद है, क्वीन का भाई वहां मौजूद है। ये लोग नशे में थे, शराब पी रहे थे। इन तीनों लड़कियों को अकेले देखा, उनके साथ छेड़खानी की। लड़कियों ने पलट के जवाब दिया, क्योंकि ये लड़कियां भी अच्छी फैमिली से थी काठमांडू की। उसके बाद उन्होंने गुस्से में उन लड़कियों को उठाया, फिर उनके साथ बारी बारी से रेप किया, और रेप करने के बाद फिर उनका कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद लाश को उसी सेती नदी में फेंक दिया। और ये सारी चीजें एक फॉरेस्ट अफसर ने देख लिया था। लेकिन उस फॉरेस्ट अफसर का बयान सामने आता, उससे पहले कि वो पुलिस के सामने अगले दिन पेश होता, उसकी भी मौत हो गई, उसका भी मर्डर हो गया। और इस तरीके से इस केस पे पर्दा डाल दिया गया। तो ये थी सुनीता, नमिता हत्याकांड की कहानी नेपाल की।